अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमें डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स जो चैप्टर नंबर 18 है सेकंड ईयर की बुक का, उसके शार्ट क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर शार्ट क्वेश्चन नंबर 22 तक हमें डिस्कस करना है। तो शार्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई मस्ट द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन बी ज़ीरो। एक्सप्लेन कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन क्यों ज़ीरो होना चाहिए या होता है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो वक्ती तौर पर इमेजिन करें कि अगर रेस्ट मास फोटान का ज़ीरो ना हो तो क्या होगा। तो होगा ये कि रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन, जो मास इंक्रीज आता है, द मास ऑफ फोटान विल बिकम इन्फिनिटी ड्यू टू विच एनर्जी पोजेस्ड बाय फोटान विल आल्सो बिकम इन्फिनिटी। तो यहाँ हम पुट करेंगे एम विल बी इक्वल टू एम नॉट बाई वन माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। तो वी चूँकि फोटान का केस है, फोटान लाइट की स्पीड है, सी पुट करेंगे तो सी स्केयर बाई सी स्केयर वन माइनस वन हो जाएगा। तो वन माइनस वन होगा तो एम नॉट डिवाइडेड बाई ज़ीरो होगा। अब अगर थोड़ा सा भी मैस फोटान का मान लिया जाए, रेस्ट मैस बहुत कम मैस ही दिया जाए, फिर भी वो समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो इन्फिनिटी रिज़ल्ट देता है। तो इसका मतलब होगा कि मैस ऑफ फोटॉन फिर इन्फिनिट होगा, उसकी एनर्जी इन्फिनिट होगी। तो इनफाइनाइट एनर्जी फोटॉन की हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन में नहीं है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोटॉन के पास इनफाइनाइट मैस नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब फिर ये है कि इट इज़ कंक्लूडेड दैट रेस्ट मैस ऑफ फोटॉन इज़ ज़ीरो, कि रेस्ट मैस फोटॉन का ज़ीरो होता है। अगर ये मैस कुछ होता, बहुत कम भी होता, तो फिर फोटॉन बड़े बड़े पत्थरों की सूरत में आते। हम धूप में बैठते तो हमें लाइट के फोटॉन्स आके बड़े सख्त टकराते, पत्थरों की तरह लगते हैं हमें, लेकिन ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन ज़ीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स टू टोटल रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी इफ़ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल्ड। कि किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर डबल कर दिया जाए तो उसमें से जो टोटल रेडिएशन निकलती है वो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मुतल्लिका क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने देखा कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि ई विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू टी रेज़्ड पावर 4, कि एनर्जी एमिशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के, जहाँ पे सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट है। और यहाँ अगर हम टेम्परेचर अपने सवाल की कंडीशन के मुताबिक टेम्परेचर डबल पुट कर दें कि नया टेम्परेचर टी प्राइम 2T के बराबर है, तो जो नई एनर्जी होगी उस बॉडी की एनर्जी एमिशन वो हो जाएगी सिग्मा इंटू टी प्राइम 4, और टी प्राइम की जगह ये वैल्यू लिखें 2T, तो 2T रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, और 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है, इसलिए 16 इंटू सिग्मा इंटू T4 होगा। और ये जो सिग्मा T4 है ये हमें पता है यहाँ से E के बराबर है, तो इसकी जगह E लिखेंगे। तो पहले टेम्परेचर जब T टेम्परेचर था उस वक्त जितनी एनर्जी एमिशन हुई उस ब्लैक बॉडी से, तो जब उसका टेम्परेचर डबल हुआ तो उस एनर्जी की निस्बत 16 टाइम्स मोर एनर्जी उस बॉडी से रेडिएट हुई। When temperature of body is doubled, the intensity of radiation from it will increase by 16 times। यानी टेम्परेचर सिर्फ डबल होगा लेकिन एनर्जी 16 गुना बढ़ जाएगी, जो एनर्जी रेडिएशन का अमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डोंट वी ऑब्जर्व कॉम्पटन्स इफेक्ट विद विजिबल लाइट, कि विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट क्यों हम ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है अगर इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी 0.5 MeV से 1.02 MeV के दरमियान हो। तो अब ये जो हाई एनर्जी का फोटॉन होगा जिसकी एनर्जी इस बीच में आएगी, वो फोटॉन
जब किसी इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो उसके एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो जाता है और जो बाकी बचती है एनर्जी, वो एनर्जी उसके पास ही रहती है और उस एनर्जी को लेते हुए वो फोटान स्कैटर हो जाता है, यानी अपना वजूद वो बरकरार रखता है। तो मतलब ये हुआ कि कॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए आने वाले फोटान के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी भी दे, उसको नॉकआउट भी करे और कुछ एनर्जी उसके पास अपने लिए भी बच जाए। जबकि विजिबल लाइट का जो फोटान होता है इसमें उतनी एनर्जी नहीं होती है, नॉर्मली एनर्जी 0.5 से कम होती है MeV से। तो सच अ हाई एनर्जी टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कॉम्पटन्स इफेक्ट, यानी विजिबल लाइट के फोटान के पास इतनी हाई एनर्जी नहीं होती कि वो कॉम्पटन्स इफेक्ट की कंडीशन को पूरा कर सके। तो विजिबल लाइट से जो मोर ऑफन फिनोमिना होता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि विजिबल लाइट का फोटान जाता है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है और इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो जाता है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। तो जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट वाला फिनोमिना है ये विजिबल लाइट से नहीं होता, क्योंकि उस फोटान के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को भी वहाँ से हिट करे और उसे इजेक्ट करे और साथ अपना आप भी बरकरार रखे, यानी अपने पास भी कुछ एनर्जी रख सके। इतनी एनर्जी विजिबल लाइट के फोटान के पास नहीं होती। क्या होता है बोला कि विजिबल लाइट का फोटान फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट अच्छे तरीके से कर लेता है, जबकि इससे हाई एनर्जी का जिसमें एक्स रेस के फोटान्स शामिल हैं, एक्स रेस शामिल हैं, जिनकी एनर्जी भी इस रेंज में आती है, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कॉम्पटन इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if the following particles all have same kinetic energy, which has the shortest wavelength? चार पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अगर इन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके पास होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये हम इससे पहले भी एक दो क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि E विल बी इक्वल टू हाफ mv स्केयर। यहाँ से V को हम सेपरेट करेंगे कि V स्केयर 2E/m के बराबर होगा और स्केयर रूट ले लेंगे तो V विल बी इक्वल टू 2E/m। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और डी ब्रॉय रिलेशन से हम लैम्डा का रिलेशन लिखेंगे तो H/mv हो जाएगा और H/m इंटू V की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से तो 2E/m अंडर द रूट आएगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर में ये m और m है तो m डिवाइडेड बाई m लिखा जा सकता है। ऊपर वाले m को हम 2 दफ़ा अंडर द रूट लिख सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक m से कट जाएगा और ये m अंडर द रूट साथ रहेगा। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू H/2E अंडर द रूट एंड m अंडर द रूट। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि सब पार्टिकल्स की एनर्जी सेम है। इसका मतलब है ये जो टर्म्स हैं H हैं और E है ये कांस्टेंट्स हैं, 2 वैसे ही कांस्टेंट है। तो बचेगा क्या फिर? लैम्डा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/m अंडर द रूट, या लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/m अंडर द रूट। तो इससे ये इंडिकेशन हुई कि वो पार्टिकल जिसका मैस बड़ा होगा उसके साथ शॉर्ट वेवलेंथ होगा, उसके साथ लेस वेवलेंथ होगा। तो पार्टिकल विथ ग्रेटर मैस विल पोजेस शॉर्ट वेवलेंथ। और इन चार पार्टिकल्स को देखें तो अल्फ़ा पार्टिकल सबसे हैवी है। तो अल्फ़ा पार्टिकल बीइंग हैवियर देन अदर पार्टिकल्स विल पोजेस शॉर्ट वेवलेंथ, यानी इसमें अल्फ़ा पार्टिकल का वेवलेंथ शॉर्ट होगा इन सारी चॉइसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ, विच पार्टिकल हैज़ ग्रेटर स्पीड? कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ है तो किसकी ज़्यादा स्पीड होगी? ये भी डी ब्रॉय वेवलेंथ का क्वेश्चन है। डी ब्रॉय रिलेशन से हमें लेकर चलना है कि लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, और v और लैम्डा की जगह चेंज कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो v विल बी इक्वल टू H/m लैम्डा हो जाएगा
और हमें क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि दे हैव द सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ, यानी लैम्डा सेम है। तो लैम्डा अगर सेम है, एच भी सेम है, एच भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट हो गया, तो वी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट बाई एम, या वी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एम। तो इन्वर्स रिलेशन आया मैस और वेलोसिटी का। तो इससे हमें पता चला कि हैवियर मैस जो होगा उसकी लेस स्पीड होगी। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस होता है मैस ऑफ प्रोटॉन से, सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ी होगी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से। यानी हल्का मैस, जो इलेक्ट्रॉन हल्का मैस है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और प्रोटॉन भारी है उसकी स्पीड कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st रिपीट वाला क्वेश्चन है। ये 2 दफ़ा एक्सरसाइज में आ गया है। एक दफ़ा हम क्वेश्चन नंबर 9 की सूरत में इसे डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि एन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब इज़ कनेक्टेड टू अ डिमर स्विच। व्हेन द बल्ब्स ऑपरेट एट फुल पावर इट अपीयर्स वाइट, बट एज इट इज़ डिम्ड इट लुक्स रेडर। एक्सप्लेन। कि एक डिमर स्विच के साथ एक बल्ब हमने कनेक्ट किया, तो जब वो फुल पावर पर जलता है तो वो वाइटिश लाइट देता है, जबकि जब वो डिम होता है तो वो रेडर यानी रेडिश लुक देता है। तो इसका आंसर सिंपली ये होगा कि व्हेन द बल्ब ऑपरेट्स एट फुल पावर इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट। जब फुल पावर पर बल्ब जलेगा तो टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड इज़ इन द शॉर्ट वेवलेंथ रेंज। कि टेम्परेचर हाई होगा तो जो वेवलेंथ एमिट होगा वो शॉर्ट वेवलेंथ रेंज में होगा। ये वेन्स लॉ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि लैम्डा इंटू टी, या यहाँ से इसका मतलब होता है लैम्डा एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि जब फुल पावर पर बल्ब ऑपरेट करता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, उसके फिलामेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो जो वेवलेंथ वो एमिट करेगा वो शॉर्ट वेवलेंथ रेंज में करेगा। इसलिए वो बल्ब फुल पावर पर ऑपरेट होते हुए वाइटिश लाइट देता है। बट व्हेन द बल्ब इज़ कनेक्टेड टू द डिमर स्विच, जब वो डिमर स्विच के साथ होता है वो डिम लाइट देता है, द पावर डिक्रीजेस, पावर डिक्रीज़ करेगी तो फिलामेंट का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। तो फिलामेंट का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो इस रिलेशन के मुताबिक वेवलेंथ जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा, और वेवलेंथ इंक्रीज़ जब करता है तो वाइट से इंक्रीज होगे। सो द लाइट एमिटेड बाय द बल्ब इज़ ऑफ लार्ज वेवलेंथ, और लार्ज की तरफ टेंडेंसी फिर रेडिश कलर की ज़्यादा है, तो इसलिए वो बल्ब फिर रेड दिखाई देगा। तो इस तरह से जब फुल पावर पर बल्ब रोशन हुआ तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसमें से शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट निकलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, यानी वाइटिश लुक उसने देनी है। और जब वो डिमर के साथ अटैच होगा, डिम लाइट देगा, टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट कम होगा तो लार्जर वेवलेंथ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और लार्जर वेवलेंथ में चूँकि रेड डोमिनेंट है वाइट के बाद अगर देखें, इसलिए वो रेडिश लुक देगा। थैंक यू।